अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी का जो सीमा शुल्क है, हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि सीमा शुल्क आखिर होता क्या चीज़ है। सीमा शुल्क का मतलब होता है कि जब हम विदेश से माल का आयात निर्यात करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, बॉर्डर में उसका चेकअप होता है, चेक किया जाता है। और जब भी हम विदेश से माल का आयात निर्यात करते हैं तब हमें वहाँ पे बॉर्डर में रोका जाता है, सारे सामान को चेक किया जाता है और वहीं पे अपने को शुल्क पे करना पड़ता है, वो लोग हमसे शुल्क वसूल करते हैं। ठीक है, जब हम विदेश से माल का आयात निर्यात करेंगे तब बॉर्डर में हमको रोका जाएगा और हमसे कुछ शुल्क लिया जाएगा, वही होता है हमारा सीमा शुल्क। अब जो सीमा शुल्क है हम उसकी गणना करेंगे, करने का एक फॉर्मेट होता है और सीमा शुल्क गणना करने के लिए जो हमें कर निर्धारण मूल्य निकालना पड़ता है, कर निर्धारण मूल्य होता है। तो कर निर्धारण मूल्य का मतलब समझिए आप पहले। कर निर्धारण मूल्य का मतलब क्या होता है कि जिस राशि पे सीमा शुल्क लगाना है मेन, वही हमारा कर निर्धारण मूल्य होता है। तो वो कर निर्धारण मूल्य हमेशा आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो वो कर निर्धारण मूल्य को भी आपको निकालना पड़ेगा। जो उसको निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा अलग सा फॉर्मेट होता है। तो वो जो फॉर्मेट है, एक कर निर्धारण मूल्य को निकालने का और सेकंड हमारा सीमा शुल्क निकालने का, दोनों चीज़ों का अलग अलग दो फॉर्मेट है। दोनों फॉर्मेट का डिटेल्स से आपको बताया गया है, वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे इसी चैनल में, आयुष कॉमर्स क्लासेस में। आप वीडियो सेक्शन में जाइए, चैनल में जाइए, आप ये वीडियो में नीचे देखिए, आपको सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना करने का फॉर्मेट, कर निर्धारण मूल्य की गणना या उसकी फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले फॉर्मेट को देखिए, फॉर्मेट अगर समझ आ गया तो अच्छा बात है, समझ नहीं आता है, क्या समझ नहीं आता है पूछो, सीधा कमेंट करो मुझे क्या समझ नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एक चीज़ है आपका कि जो थर्ड ईयर है उनका कोर्स जो है पूरा लॉन्च हो चुका है। इनकम टैक्स का सेकेंड यूनिट चल रहा है, कंटिन्यू है। इनडायरेक्ट टैक्स आज चालू हुआ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी एक एक करके वीडियो देंगे इसका। और मैनेजमेंट भी कुछ ही दिन में स्टार्ट होगा। 12th का कोर्स लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट ईयर का कोर्स लॉन्च होने वाला है, कुछ ही दिन में वो भी लॉन्च होगा। तो सारा कोर्स धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो अब देखो, समझो, नहीं आता ज़रूर पूछो। और बीकॉम थर्ड ईयर का ऐसा है, देखो बीकॉम थर्ड ईयर हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोई भी हो, 11th कॉमर्स हो, 12th कॉमर्स, किसी भी क्लास का हो, अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है 2 घंटे का, प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, कूट कूट के आपको बताया जाएगा, यहाँ पे हर एक चीज़ तीतर बीतर करके बताया जाएगा कॉमर्स के बारे में। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, और आपको जितना पूछने पूछो, अनलिमिटेड आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे 2 घंटे का क्लास रहेगा, हर रोज सुबह रात्रि 9 बजे रहेगा, सुबह नहीं रहेगा। ठीक है, सुबह अपना ऑफलाइन क्लास रहता है, रात्रि 9 बजे लगेगा क्लास बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, चाहे वो इनकम टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, मैनेजमेंट का, किसी का भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास लगेगा रात्रि 9 बजे। आप में से कोई स्टूडेंट हो थर्ड ईयर का तो रात्रि 9 बजे क्लास लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट करो कि लाइव क्लास ज्वाइन करना है करके। तो अगर 10 लोग प्लस, ठीक है, 10 लोग का कमेंट आ गया या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। और अगर 10 लोग से कम कमेंट आते हैं लाइव क्लास के लिए तो उनका क्लास स्टार्ट नहीं होगा, बाकी क्लास का हो जाएगा। 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी क्लास का हो, अलग अलग टाइमिंग उनका दिया जाएगा और लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर 10 लोग का, एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट का कमेंट आया तो, वरना नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। क्योंकि हम जब तक कर निर्धारण मूल्य की गणना नहीं करेंगे
सीमा शुल्क की गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि सीमा शुल्क मतलब बॉर्डर में जो हम टैक्स पटाते हैं वही हमारा सीमा शुल्क है, जो सीमा बॉर्डर में पटा रहे हैं हम टैक्स को, ठीक है। जब आयात निर्यात करते हैं विदेश से तब होता है सब। अब ये तो हो गया सीमा शुल्क। अब सीमा शुल्क को निकालने के लिए सबसे पहला हमें आवश्यकता होती है कर निर्धारण मूल्य की। अब ये कर निर्धारण मूल्य कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा हमें, हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, उस परिस्थिति में क्या करना है? हमें उस परिस्थिति में निकालना पड़ेगा। और कर निर्धारण मूल्य को निकालने का एक फॉर्मेट है जो अपलोड हो गया, आप वीडियो को देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना करने के लिए हमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। पेज नंबर 38 है, सीमा शुल्क की गणना, चैप्टर नंबर 4, 1, 2, 3 जो 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो 3 चैप्टर में थ्योरी है, 4th चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको थ्योरी समझना है, कमेंट करो सर मुझे थ्योरी चाहिए, आपको थ्योरी बताया जाएगा। थ्योरी देखो, थ्योरी लाइव क्लास में पूछना, उसमें लाइव क्लास में आमने सामने बता पाएंगे, आप पूछ सकते हो, सब ठीक है। लेकिन वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आप समझोगे नहीं समझोगे, 5 वीडियो बना देंगे फिर भी आप समझोगे नहीं समझोगे आप, लेकिन लाइव क्लास में समझोगे, पूछोगे मैं बताऊंगा, पूछोगे बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा उस केस में। तो जो थ्योरी वाला पार्ट या जितना भी सारा तुमको भर भर के पूछना है, कमेंट करो, लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 10 लोग से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो फिर लाइव क्लास में जितना पूछना है अनलिमिटेड पूछो, अनलिमिटेड आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें सबसे पहला जरूरत पड़ती है कर निर्धारण मूल्य की, यानी कि कर योग्य मूल्य की, किस राशि पे हमें सीमा शुल्क पटाना है सीमा में, बॉर्डर में, वही कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद बोर्ड में चलेंगे, आपको पूरा तरीके से, पूरा बारीकी से, सिस्टम से आपको पूरा बताया जाएगा, आपको पूरा समझा जाएगा, क्लियर किया जाएगा, एकदम डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर कुछ भी पॉइंट में आपको डाउट है आप पूछोगे, मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पूछना जरूर है। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी। मेरे पास जो बुक है, आप लोग देखो मार्केट में बुक अवेलेबल हो गया है, ये मेरे पास बुक है, इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जीएसटी सहित 2023-24 का, ठीक है। ये बुक आप परचेज कर लो, ठीक है, ये बुक आप खरीद लो, इसी बुक से पढ़ना है। इसी बुक में 5 यूनिट में प्रैक्टिकल दिया है, इसके अलावा मेहरोत्रा का एक बुक है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में बस प्रैक्टिकल दिया, उसके अलावा बाकी 3 यूनिट में थ्योरी भर दिया है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी थ्योरी पूछा जाता है तो कभी कभी ज़्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल पूछा जाता है, इस कारण से यही बुक लेना, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सभी है, इसी में से पढ़ना सब कुछ, ठीक है। सकलेचा एंड सकलेचा, अनित सकलेचा, और कौन सा सकलेचा है ये, श्रीपाल सकलेचा, तो इसी का बुक लेना, ये बहुत अच्छा रहता है ये। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आयातित मशीन का बीजक मूल्य, मतलब एक मशीन को मंगाए हैं, आयात किए हैं, उसका बीजक मूल्य $8,000 है। अब यहाँ पे लोग बहुत सारा शब्दों में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बीजक मूल्य क्या होता है, समव्यवहार मूल्य क्या होता है, ये सब, इन सब को क्रय मूल्य ही है ये, मतलब जितने रुपए में क्रय करूंगा मैं उसी को बीजक मूल्य बोला जाता है, उसी को समव्यवहार मूल्य बोला जाता है, अलग अलग नाम से यहाँ पे शो किया जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में। क्रय मूल्य है, जितने रुपए में हम क्रय करेंगे उसी को बीजक मूल्य बोला जाता है, उसी को समव्यवहार मूल्य बोला जाता है। तो क्वेश्चन में समव्यवहार मूल्य दिया है, इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इधर उधर भटकते रहोगे, ऐसा बात नहीं है, वो क्रय मूल्य ही है, जैसे हमें बनाना है वैसे अपने को बनाते रहना है। तो क्रय मूल्य कितना, $8,000 से एक मशीन को वो मंगाया, खरीदा $8,000 से। आगे पैकिंग व्यय $200 है, मतलब उस मशीन को खरीदा $8,000 में, उसको अच्छे से बारीकी से तबाही एकदम तगड़ा वाला पैकिंग करवाया, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा उसको भुगतान करना पड़ गया $200, ठीक है। इसका सारा डिटेल जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको और बताते जाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं और क्या क्या दिया है। जहाजी भाड़ा $350 एवं बीमा प्रीमियम $150। जहाजी भाड़ा यानी कि जब विदेश से माल को खरीदेंगे, समुद्र में जहाज रहता है हमारा, तो वहां के बंदरगाह में चढ़ा देंगे सीधा,
अपना जहाज में और सीधा जहाज अपने इंडिया के बंदरगाह तक आएगा, फिर वहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, तो जो जहाज में आया उसके लिए भी तो भाड़ा देना पड़ेगा जहाज वालों को, तो वही है जहाजी भाड़ा। कितना डॉलर? $350। इसको भी हम कैसे लिखेंगे आपको क्वेश्चन जब बताएंगे, बोर्ड में चलेंगे सब समझ में आएगा, सब बताऊंगा। और आगे बीमा प्रीमियम दिया है। अब ज़रा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो जहाजी भाड़ा है ना, ये बड़ा मसला वाला चीज़ है। क्वेश्चन में ये देखा जाता है, इस चीज़ में ध्यान दिया जाता है कि वो जो जहाजी भाड़ा है कि कौन सा जहाज का भाड़ा है। क्या हम माल को पानी वाला जहाज से ला रहे हैं कि एरोप्लेन से ला रहे हैं, किस चीज़ से ला रहे हैं? अगर हम पानी वाला जहाज से ला रहे हैं तो उसका जितना भाड़ा है हम डायरेक्ट लिख देंगे, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन परेशानी कब आएगा? जब हवाई जहाज का मैटर आएगा। जब हवाई जहाज का मैटर आएगा, जब हवाई जहाज से हम माल को मंगाएंगे विदेश से देश में अपने, तो क्या होगा, जितना उसका भाड़ा होगा उतना लिखना है और कंपेयर करना है FOB यानी कि जहाज लदाई मुक्त मूल्य, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। जहाज लदाई मुक्त मूल्य का 20% 20% काटना है और उसका ओरिजिनल भाड़ा कितना है दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा राशि कम है, उसी को लिया जाएगा जहाजी भाड़ा परिवहन लागत के अंतर्गत। और यह आपको तभी समझ आएगा जब आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा पूरा, जब बोर्ड में बताऊंगा सॉल्यूशन। ऐसा बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, बस क्वेश्चन पढ़ के देख रहे हैं कि दिया क्या क्या है। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना पर 45,000 रुपए का खर्चा हुआ, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये डिसअलाउड है, ये अपना अस्वीकृत है, इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि भारत के अंदर हुआ। हम भारत के बाहर माल मंगाने गए थे, खरीदने गए थे, वहाँ पे ये खर्चा होता तो अपन करते, लेकिन ये खर्चा हमारे भारत आने के बाद हुआ, तो ये खर्चा हम इसको नहीं जोड़ सकते, डिसअलाउड है ये। आगे, डॉलर का विनिमय दर 78 रुपये है। अभी हमारा इंडियन करेंसी अगर हम चेंज करेंगे, $1 बराबर कितना है? 82 रुपये पहुँच गए अभी। $1 बराबर 80 से 82 रुपये अभी चल रहा है, 82 रुपये। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? विनिमय दर 78 रुपये मानने बोला है कि अगर 78 रुपये $1 बराबर हुआ तो कैसे करेंसी में चेंज करेंगे, सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है, डॉलर को कैसे चेंज करना है इंडियन करेंसी में, कैसे फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। सीमा शुल्क के लिए मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मशीन का कर योग्य मूल्य ज्ञात करने बोला जा रहा है कि मशीन का कौन सा राशि या कितना राशि कर योग्य होगा, कितना कर निर्धारण मूल्य होगा जिसमें हमें सीमा पर शुल्क पटाना है। तो हमें अभी कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया है, बाद में जब सीमा शुल्क की गणना करने बोलेंगे तब करेंगे। फिलहाल कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया है, तो अब आगे कर निर्धारण मूल्य की हम गणना करेंगे और दिखाएंगे आपको प्रोसेस क्या रहता है। हेडलाइन इसमें नॉर्मल ही रहेगा और वर्किंग नोट ज़्यादा खासा नहीं रहेगा, फिर भी जितना हम दिखाएंगे आपको। तो क्वेश्चन में इतना ही था, आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात है तो पूछो, नहीं आता है तो चलिए फिर चलते हैं बोर्ड में, देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए फिर बोर्ड में देखते हैं इसके सॉल्यूशन को पूरा प्रॉपर तरीके से। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे फिर सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो हमें कर निर्धारण मूल्य की आवश्यकता होती है, तो उस कर निर्धारण मूल्य की गणना किस तरीके से किया जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन में समझा दिया हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि सीमा शुल्क की जो हम गणना करते हैं, तो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो हम कर निर्धारण मूल्य की गणना करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कर निर्धारण मूल्य की गणना नहीं करेंगे तो हमेशा तो क्वेश्चन में कर निर्धारण मूल्य नहीं दिया रहेगा। अगर दिया है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको अभी अभी समझाया हूँ कि हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है, यानी कि मशीन का वो लागत मूल्य निकालना है जिसमें हमें सीमा शुल्क पेमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सीमा शुल्क निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे सीमा शुल्क की गणना। ठीक है, हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, सीमा शुल्क की गणना करने का फॉर्मेट, या फिर जो हम सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो हम कर निर्धारण मूल्य निकालते हैं, उस कर निर्धारण मूल्य का भी फॉर्मेट भी सब कुछ अपलोड हो चुका है। उसमें आप पहले देखिए फॉर्मेट कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है। आप समझिए पहले फॉर्मेट को अच्छे से, फॉर्मेट अच्छे समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा सरल। देखो इनडायरेक्ट टैक्स एक मजाक वाली बात है।
इनडायरेक्ट टैक्स एक मजाक वाली बात है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको फोकट का नंबर दे के जाएगा, थोड़ा सा पढ़ो बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ो। अब पढ़ो ज़्यादा इनकम टैक्स को, इसको थोड़ा सा कम पढ़ो, इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं, इतना सरल है ये, इतना आसान है ये। बस एक बार फॉर्मेट को पढ़ो, नियम को थोड़ा सा याद रखो, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, एकदम सरल है ये। तो हमें क्या निकालना है, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे। तो ये सीमा शुल्क की गणना अभी नहीं करना है, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें किस चीज की गणना करना पड़ेगा, कर निर्धारण मूल्य की गणना। सीमा शुल्क हम निकालेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सिर्फ कर निर्धारण मूल्य की गणना करो। तो हमें यहाँ पे निकालना है कर निर्धारण मूल्य की गणना, हमें यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है, कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एक आयातित मशीन की बीजक मूल्य $8000 है। तो हमारा फॉर्मेट देखिए, इसका फॉर्मेट अपलोड हो चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप फॉर्मेट देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऐसा रहेगा। सबसे पहला अपना यहां पे आप मदे लिख सकते हैं, विवरण लिख सकते हैं, उसके बाद यहां पे आप डॉलर का साइन लगाइए और अपना रुपए का साइन लगाइए, क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं, विदेश से माल को क्रय करते हैं, तब हम अगर अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर से खरीदेंगे, या जिस देश में जाएंगे उसी देश के करेंसी में हमें खरीदना पड़ेगा। फिर वहां से हम अपने देश में आएंगे, तब अपने को बॉर्डर में वहां पे करेंसी चेंज करके फिर इधर कुछ लाएंगे, अपना जितना पैसा हमको वहां से चेंज करना है करेंसी में, वो लोग चेंज कर देंगे, फिर हम अपने पैसे को लेके आएंगे यहाँ पे। तो मतलब हम अपने देश के पैसे को वहीं से चेंज करेंगे बॉर्डर में, ठीक है, जहाँ पे सीमा शुल्क पेमेंट करता है वहीं से हम चेंज करके विदेश जा सकते हैं, वहां से आएंगे फिर चेंज करके अपने देश में आ सकते हैं। तो जिस भी देश से हम माल का क्रय विक्रय करेंगे, लेन देन करेंगे, उस देश में जो भी करेंसी चलता है उसका साइन आप यहाँ पे लगाइए या फिर लिखिए। उसके बाद अब हमारे जो भारत देश है, भारत देश का जो रुपए का साइन है आप यहाँ पे दिखाइए। हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है, और कर निर्धारण मूल्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि उसका समव्यवहार मूल्य। क्या मंगाए हमें, यहाँ पे मशीन मंगाए हैं, तो मशीन का समव्यवहार मूल्य, मशीन का समव्यवहार मूल्य। देखिए यहाँ पे ये जो बुक का भाषा है, जो ये पुस्तक का भाषा है, जो लैंग्वेज कितना हार्ड है, देखिए मशीन का समव्यवहार मूल्य। ये जो मैं समव्यवहार मूल्य लिखा हूं, आधे से ज्यादा लोग इस शब्द में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, समव्यवहार मूल्य का मतलब क्या है, आधे से ज्यादा लोग इस शब्द में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या मसला यहाँ पे। तो समव्यवहार मूल्य का मतलब होता है बीजक मूल्य, और बीजक मूल्य का मतलब होता है कि उस मशीन को कितना में खरीदा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही बीजक मूल्य, बीजक मूल्य ही समव्यवहार मूल्य, सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, ठीक है। इसको हम ऑब्लिक करके बीजक या फिर हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य, ठीक है। समव्यवहार मूल्य या बीजक मूल्य, क्रय मूल्य सब एक ही चीज होता है कि कितने राशि से, कितने रुपए से या फिर कितने डॉलर से हम लोग उस मशीन को खरीदे हैं। $8000 से खरीदे हैं। ये जो क्वेश्चन बन रहा है PPP1, देखिए मेरा जो बुक है, कौन सा बुक है ये देखिए ये, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी सहित है, और 2023-24 का लेटेस्ट बुक है। आपके पास ये बुक होना चाहिए अभी 2023-24 का। इसमें चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, ये 4th नंबर चैप्टर है, सीमा शुल्क की गणना, ये 4th नंबर चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज का देखिए पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 हम लोग सीमा शुल्क की गणना वाला चैप्टर में है, सीमा शुल्क की गणना करना है। पेज नंबर 38 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन PPP1, ठीक है, ये हम क्वेश्चन बना रहे हैं PPP1, ये अपना क्वेश्चन बन रहा है PPP1। अब इसमें सबसे पहला समव्यवहार मूल्य, बीजक मूल्य कितना दिया है, $8000। $8000। अब
इंडियन करेंसी में चेंज करना है। $1 बराबर कितना रुपए है, यह भी क्वेश्चन में हमें दिया है। विनिमय दर $1 बराबर क्या दिया है, 78 रुपए। डॉलर का विनिमय मूल्य 78 रुपए दिया गया है। तो $1 बराबर 78 रुपए। आप यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हैं कि $1 बराबर हमारा 78 रुपीज। ठीक है, $1 बराबर 78 रुपए। उनका $1 तो हमारा 78 रुपए। अब उनका $8000 तो हमारा कितना रुपए, 8000 को 78 से गुना कर दो, 8000 का 78 से गुना कर दो, हमारा रुपए निकल जाएगा। अमेरिका में गए थे मशीन खरीदने के लिए, मशीन कितना $1000 से खरीदे है, वहां से $8000 से खरीदे हैं। अगर हम अपने इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो उनका $1 और हमारा 78 रुपए है यहाँ पे। तो $8000 से मशीन को क्रय किए हैं। तो $8000 को अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो 78 रुपए से गुना करेंगे। देखो अभी 82 रुपए के हिसाब से चल रहा है इंडिया रुपीज का, $1 बराबर 82 रुपए। लेकिन उससे हमें नहीं करना है, बुक में क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी से करना है। बुक में $1 बराबर 78 रुपए है, तो 78 रुपए से हमें चेंज करना है करेंसी में, फिर लिखना है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट में 82 चल रहा है तो 82 लगाना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हमें करना है। $8000 का 78 रुपए से करेंगे तो 6,24,000 रुपए का हो रहा है बीजक मूल्य। 6,24,000 रुपए का बीजक मूल्य हो रहा है। ठीक है, देखिए डॉलर को कैसे चेंज करना है और राशि में, और राशि दिया है तो उसको डॉलर में कैसे निकालेंगे। $8000 था, $1 बराबर 78 रुपए था, तो $8000 को 78 से गुना किया तो मेरा रुपए में कन्वर्ट हो गया, इंडियन करेंसी में चेंज हो गया 6,24,000 रुपए। अगर मान लो यहाँ पे दिया है 50,000 रुपए और इसका कितना डॉलर नहीं पता, कितना डॉलर नहीं पता, तो कैसे डॉलर को चेंज, ये जो 50,000 रुपए है इसको डॉलर में कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भाग कर दो, डिवाइड कर दो उसको। 50,000 बटे 78 काट दो, कितना डॉलर होता है, 50,000 बटे 78, $641। ठीक है, $641 हो जाएगा। जब राशि को डॉलर में चेंज करना है तो भाग देना है, और जब डॉलर को राशि में चेंज करना है तो गुना कर देना है। यह चीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें किस चीज का कंफ्यूजन, कितना आसान है यहाँ पे। अगर ये डॉलर दिया है, डॉलर को देखो इंडियन करेंसी में 78 रुपए है, गुना कर दो, सीधा हमारा राशि में निकल जाएगा। अगर राशि दिया है और डॉलर में चेंज करना है तो $1 बराबर देखो 78 रुपए है, तो 50,000 को 78 से भाग दे दो, उनका डॉलर निकल जाएगा $641। कितना आसान है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अब ये हमारा हो गया समव्यवहार मूल्य, बीजक मूल्य। इसमें क्या क्या चीज जुड़ता है यहाँ पे जोड़ा जाता है निम्नम मदे। निम्नम मदे में क्या क्या होता है, पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, उसके बाद अन्य कोई व्यय, दलाली कमीशन आता है, ट्रक का भाड़ा आता है। ये सारे चीज ऊपर में यहाँ पे सारे खर्चे को जोड़ना पड़ता है, सारा खर्चा आता है। इस खर्चे में से क्या क्या है, कुछ है कि नहीं है। क्वेश्चन में दिया पैकिंग व्यय $200 है, ये पैकिंग व्यय यहाँ पे आएगा, पैकिंग व्यय $200। पैकिंग व्यय $200, 200 को 78 से गुना करो, हमारा इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। ये $200 दिया था, 78 रुपए से गुना करेंगे तो 15,600 रुपए का, 15,600 रुपए का हो गया है। अगला क्या दिया है, जहाजी भाड़ा $350 एवं बीमा प्रीमियम $150 है। भारत में इसकी स्थापना के व्यय 45,000 रुपए है। ठीक है, अब यह हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या जुड़ेगा, डिजाइन, उसके बाद विकास व्यय और रॉयल्टी, लाइसेंस, उसके बाद ट्रक भाड़ा, अन्य कोई और व्यय हुआ, दलाली कमीशन वगैरह, बहुत सारा चीज यहाँ पे आएगा। लेकिन इसमें से कुछ भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम नहीं जोड़ सकते, हो गया इतना। ठीक है, डिजाइन वगैरह तो नहीं है ना, पैकिंग व्यय था, उसके बाद जहाजी भाड़ा, प्रीमियम नहीं, कोई डिजाइन नहीं है, विकास व्यय नहीं है, कोई रॉयल्टी लाइसेंस नहीं है, कोई दलाली कमीशन नहीं, इतने हैं बस। इसको जरा सा ऐड करो, इसको जोड़ो,
6,24,000 प्लस 15,600, 6,24,000 प्लस 15,600, 6,39,600 रुपये, 6,39,600 रुपये, और डॉलर को जोड़ेंगे तो $8,200 हो रहा है। इस राशि को हम क्या बोलेंगे? जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, इसको हम इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एफओबी, एफओबी बोलते हैं। एफओबी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एफओबी बोला जाता है। जहाज लदाई मुक्त मूल्य आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बीजक मूल्य, उसके साथ जुड़ेगा निम्नम मदे, निम्नम मद में बहुत सारा खर्चे आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही खर्चा था, पैकिंग, तो एक ही को जोड़ दिया। अगर यहाँ पे जितना सारा खर्चा आता है, अगर वो आता तो मैं जोड़ देता, नहीं है तो कहाँ से जोड़ूंगा मैं? जितना है उतना जोड़ दिया, हो गया एफओबी, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, हो गया एफओबी। इसमें और जोड़ना है हमें निम्न व्यय, इसमें निम्न व्यय जुड़ेगा, और निम्न व्यय में दो ही चीज आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई खर्चा है जो क्रय मूल्य के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, उन सारे खर्चे को निम्न मदों में यहाँ पे शामिल करना है। और उसके अलावा दो ऐसे खर्चा है जिसको हम निम्न व्यय में शामिल करते हैं, जो नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दो खर्चे आएगा, दो खर्चे के अलावा जितना सारा खर्चे सब यहाँ पे आने का रहता है, ठीक है, वहां पे आता है जो बीजक मूल्य के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अब यहाँ पे कौन सा खर्चा आएगा? सबसे पहला परिवहन लागत, परिवहन लागत। देखिए फॉर्मेट को अच्छे से डील किया गया, आप फॉर्मेट वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा स्पीड चलेगा, मीडियम चलेगा, ज्यादा भी स्पीड नहीं चलेगा, लेकिन अब इसके बीच में फिर फॉर्मेट को समझाते रहूंगा, फिर तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो में। तो आप पहले फॉर्मेट का वीडियो देखो, आपको वहां पे समझ जाएगा। कमेंट करो, समझ नहीं आता क्या समझ नहीं हो उसको सीधा कमेंट करो। तो इसमें आएगा निम्न व्यय में परिवहन लागत। परिवहन लागत का मतलब क्या है? देखिए हम विदेश में जाएंगे, विदेश से माल क्रय करेंगे, वहां से अपने देश में लाएंगे। जरा यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उदाहरण में दे रहा हूं। यहाँ पे ये मान लो हमारा, उदाहरण के लिए ये हमारा क्या है? समुद्र है ये, ठीक है। इस पार मान लो अमेरिका है, यहाँ पे ये अमेरिका है ये, और इस पर हमारा भारत देश है, ठीक है। उदाहरण देने के लिए, ये ओरिजिनल मैप नहीं है, ठीक है, मैप में कहाँ अमेरिका है कहाँ भारत है देख लेना, ये उदाहरण देने के लिए है। ये अमेरिका है। अब हम कहाँ से जाएंगे? देखो ये है अपना भारत का बंदरगाह, और ये अमेरिका का बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जहाज जाके रुकते हैं, उनका स्टेशन जहाज का, जहाँ पे जहाज जाके रुकता है, इसी को बोला जाता है बंदरगाह। बंदरगाह है ये अमेरिका का बंदरगाह जहां जहाज रुकता है उनका, और यहाँ पे भारत का बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह नाम से बंदर वंदर कुछ मत कर देना, बंदरगाह यहाँ पे। अब हम कहाँ जाएंगे? अपने भारत के बंदरगाह से समुद्र से होते हुए सीधा अमेरिका के बंदरगाह तक जाएंगे। वहां से कहाँ जाएंगे? इनके फैक्ट्री है, इनका जो कंपनी है जहाँ पे इनका मशीन रखा हुआ, जहां से हम खरीदने वाले हैं, इनका फैक्ट्री या जो भी चीज है यहाँ पे इनका, ठीक है, इनका मान लो ये फैक्ट्री जो भी है यहाँ पे, हम वहां से खरीदने के लिए गए हैं। अब हम भारत से कहाँ जाएंगे? यहाँ पे उनके बंदरगाह तक, फिर बंदरगाह से जहाज से उतर जाएंगे, वहां से सीधा गाड़ी वाड़ी से जाएंगे इनके फैक्ट्री तक। यहाँ पे जाएंगे, जो मशीन खरीदेंगे, मशीन को खरीदेंगे, जो कितना लगा था? या $8,000। यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से दिमाग में उतार के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजेदार चीज है ये। हम सबसे पहले भारत से अमेरिका तक गए हैं, वहां से उसके फैक्ट्री तक चले गए हैं, फैक्ट्री के अंदर से हम उसके मशीन को खरीदा है। कितना डॉलर से? $8,000 से। इंडियन करेंसी में चेंज किया तो कितना? 6,24,000 आया। उस मशीन को हम खरीद लिए। यहाँ पे मशीन को खरीदने के बाद अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो, हम ले जाएंगे,
अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं, ठीक है। उनके फैक्ट्री से निकाल के लाएंगे हम इनके बंदरगाह तक, उसके बाद समुद्र से लाएंगे यहाँ तक अपने भारत देश में, और भारत में आने के बाद यहाँ से हम अपने शहर की ओर ले जाएंगे ट्रक में भर के। तो इतना दूर का सफर अपने को करना पड़ेगा, अमेरिका से इंडिया में आना है। इंडिया में आने के बाद हम अपने सिटी में आएंगे, अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने कंपनी के अंदर उसको सेट करेंगे, फिटिंग करेंगे उस मशीन का। तो यहाँ तक अपने फैक्ट्री तक, उस अमेरिका के फैक्ट्री से होकर, समुद्र से होकर गुजर के इंडिया में आना, इंडिया में आने के बाद अपने सिटी के अंदर आना, अपने फैक्ट्री के अंदर आना और उसको फिट करना। इतना दूर सफर तय करना, इसमें पैकिंग तगड़ा होना चाहिए। रोड में क्या होगा क्या पता, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। हमारा पैकिंग तगड़ा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मशीन है उस मशीन का बढ़िया सा बढ़िया एकदम पैकिंग कर दो, ताकि इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ इधर उधर थोड़ा गिर गया, फिर थोड़ा सा टक्कर होकर लग गया तो ज्यादा नुकसान, या ज्यादा क्या, कुछ नुकसान होना ही नहीं चाहिए। ब्रांड न्यू खरीद के लेके जा रहे तो किस चीज का नुकसान, इसमें इतना पैसे से खरीद रहे 6,24,000 से, तो किस चीज का नुकसान सहेगा वो। तो 6,24,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो थोड़ा खर्चा और ही कर लेते। इस कारण से पैकिंग तगड़ा होना चाहिए। तो ये पैकिंग के लिए बोलते हैं कि पैकिंग तगड़ा करो, तो वो लोग भी बोल देते हैं कि पैकिंग हम लोग जो करते हैं वो आपका नहीं चलेगा, आपको अलग सा तगड़ा पैकिंग चाहिए, तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकिंग के लिए हम लोग जो दे रहे हैं वही पैकिंग का व्यय यहाँ पे है, जो एक्स्ट्रा $200 पे करना पड़ रहा है अपने को। $8,000 का मशीन है, $200 का पैकिंग का चार्ज है ना। तगड़ा होना है पैकिंग यहाँ पे, तो 15,600 रुपए का पैकिंग वहां पे करना पड़ रहा है तगड़ा वाला, ताकि इधर उधर थोड़ा बहुत लग गया मशीन में तो भी कोई नुकसान ना हो उसमें। हो गया, एफओबी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकिंग हो गया, सीधा उसको फैक्ट्री से निकालेंगे, निकाल कर ट्रक में भर देंगे। ट्रक में भरने का, देखो ये फैक्ट्री से निकल गया, फैक्ट्री से निकालने के बाद ट्रक में भर दिया, तो ट्रक सीधा कहाँ लेके आएगा, भारत के अपना अमेरिका के बंदरगाह तक। उनके फैक्ट्री से बाहर निकाला मशीन को, ट्रक में चढ़ा दिया और सीधा कहाँ तक लाएगा, बंदरगाह तक। तो ये जो रोड से ला रहा है इसका जो भाड़ा है वो भी चार्ज करेंगे वो लोग एक्स्ट्रा, तो वो भाड़ा भी ऊपर में आएगा। हमारे क्वेश्चन नहीं दिया था तो हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, अगर आता तो हम लिखते। उसके बाद बंदरगाह तक आ गया, अब यहाँ से जहाज में चढ़ाएंगे उस मशीन को, सीधा लाएंगे भारत में, ठीक है, सीधा लाएंगे भारत के बंदरगाह तक। तो यहाँ पे समुद्री जहाज से लाएंगे। देखो समुद्री जहाज और हवाई जहाज, पानी वाला जहाज या हवाई जहाज, दो ही जहाज से ला सकते हैं। या तो पानी से के ऊपर समुद्र से लाएंगे, या फिर सीधा फ्लैट से हवा से सीधा अपना हवाई जहाज से उड़ा के उसको लाएंगे, ठीक है। तो दो रास्ते अपने पास आने का यहाँ पे। अब यहाँ पे समुद्र, देखो समुद्र जहाज मतलब पानी वाला जहाज का बोल रहा हूँ मैं। जो पानी वाला जहाज है यहाँ पे सीधा मशीन को लाएंगे भारत के बंदरगाह तक। तो इसका जो भाड़ा होगा वो भाड़ा कहाँ पे आएगा, परिवहन लागत में आएगा, ठीक है। यहाँ से जो ट्रक भाड़ा हो रहा है वो ट्रक का भाड़ा ऊपर में जाएगा निम्न मदे के अंतर्गत, या ट्रक भाड़ा या जो भी भाड़ा दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर में, और करेंसी में चेंज करके इंडियन करेंसी के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, इंडियन रुपीज के रूप यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो परिवहन लागत है, कौन सा परिवहन, जो अमेरिका के बंदरगाह से लेकर के हमारे भारत के बंदरगाह तक आया, यहाँ से जहाज इसको लेके आया, तो जहाज का जो भाड़ा है वो भाड़ा को अपन परिवहन लागत में दिखाना है, वही परिवहन लागत होता है। अब एक चीज देखिए, भारत के बंदरगाह तक आ गया, अब वो यहाँ से ट्रक में चढ़ाएगा, सीधा अपने शहर में लेके आएगा, अपने शहर में लाने के बाद अपने फैक्ट्री के अंदर घुसा देगा, उसको फिटिंग विटिंग करेगा, बहुत सारा खर्चा होगा। तो कौन सा खर्चे को अपने को इसके अंदर अलाउड रहता है, कौन सा खर्चे को दिखाना है, कौन सा खर्चे को नहीं दिखाना है। हम विदेश में गए हैं, उनके फैक्ट्री से माल को खरीदे हैं, एक क्रय मूल्य हो गया, बीजक मूल्य, पैकिंग, डिजाइन वजाइन, जितना सारा खर्चा सब वहीं पे कर दिए, सारे खर्चा स्वीकृत है, सारा खर्चा अलाउड है, सबको हम लिखेंगे। वहां से यहाँ तक लाए भाड़ा को भी लिखेंगे, फिर यहाँ से जहाज का भाड़ा जो परिवहन लागत में लिखेंगे। लेकिन भारत के बंदरगाह तक आ गया मशीन,
आने के बाद वहां से हमारे सिटी के लिए रवाना कर दिया। तो सिटी में आने के लिए जो खर्चा होगा या बंदरगाह से शहर के अंदर लाने का जो खर्चा है या फिर उसको फिटिंग करने का जो खर्चा है, ये सब खर्चा डिसअलाउड है। ये सब खर्च को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि यह विदेश से आ चुका है हमारे बंदरगाह तक, यही तक हमारे स्वीकृत खर्चा है। इसके बाद जितना खर्चा इधर हमारे शहर के अंदर आके होगा या इंडिया के अंदर आने के बाद होगा, वो खर्चा एक भी यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि आयातक देश में हो रहा है। कौन सा खर्चा जोड़ेगा? जो निर्यातक देश में, जो विदेश में हो रहा है, वो खर्चा यहाँ पे जोड़ा जाएगा, वही टैक्सेबल होगा। जब हमारे देश में आने के बाद हो रहा है, ये हमारा अस्वीकृत है, ये नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। मिटा दो, ये एग्जाम्पल देने के लिए था। किसी को समझ नहीं आया वीडियो को पीछे करो, एक बार देखो, समझ आ जाएगा। और बहुत ही दिक्कत है कमेंट करो। अब ये जो परिवहन लागत है, कौन सा परिवहन लागत? जो दूसरे देश से हमारे भारत देश में जहाज से ला रहा है, वही वाला भाड़ा को, वही जहाज का भाड़ा को परिवहन लागत में दिखाया जाता है। कितना यहाँ पे? जहाजी भाड़ा $350, $350 जहाजी भाड़ा, तो ये परिवहन लागत में आएगा $350। इसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे। देखो, पानी वाला जहाज अगर है, जैसे ये वाला है, इस क्वेश्चन में ये पानी वाला जहाज है कि हवाई वाला जहाज, हम कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं बोला, इस कारण से पानी वाला जहाज। अगर पानी वाला जहाज है तो क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि पानी वाला जहाज, या सिर्फ नॉर्मली बोल दिया रहेगा जहाज, तो पानी वाला जहाज है। जब तक हवाई जहाज, एरोप्लेन नहीं बोल दिया, तब तक वो पानी वाला जहाज ही होगा। और जब क्वेश्चन में बोल दे कि हवाई जहाज से मंगाया, तब हवाई जहाज का है। और हवाई जहाज से जब माल को मंगाते हैं तो जो उसका जो भाड़ा होता है वो भी परिवहन लागत के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। पानी वाला जहाज के तुलना में उसका थोड़ा सा अलग है। पानी वाला जहाज से अगर हम माल को मंगा रहे हैं, माल को ला रहे हैं, तो उसका जो भी भाड़ा होता है हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। और क्वेश्चन में कोई भाड़ा वाड़ा नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे, दिया है तो लिख दिया, नहीं दिया है तो नहीं लिखते। लेकिन पानी वाला जहाज की तुलना में अगर हवाई जहाज दिया, तो हवाई जहाज में क्या होता है, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। किस चीज का? एफओबी का 20% काट के चेक करना पड़ता है, कौन सा कम है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएगा उसको आपको और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। पहले नॉर्मल जहाज आया तो देखो परिवहन लागत $350 आया है, 78 से गुना करो, इंडियन करेंसी में चेंज कर दो, 27,300 रुपए का, 27,300 रुपए का। एक बार और चेक कर लेते हैं, $350 × 78 रुपए, 27,300 रुपए। ठीक है, यह हो गया हमारा परिवहन लागत। इसके बाद दूसरा खर्चा ऐसा कौन है जो इसमें आता है? बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम अगर क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्ट लिखना है, नहीं दिया है तो एफओबी का 1.125% काट के लिखना पड़ता है, लेकिन बीमा लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, आजकल का, पुराने जमाने में ज्यादातर यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज तो करना जरूरी, एकदम बेहद जरूरी हो गया है। आज ऐसा कोई भी मूर्ख व्यापारी, मूर्ख से मूर्ख व्यापारी भी ऐसा नहीं है कि वो बीमा नहीं कराता है। क्रेता हो या चाहे विक्रेता हो, कोई भी व्यापारी हो, माल का बीमा वो कराएगा, उसके बाद ही माल को कोई बेचेगा, खरीदने वाला खरीदेगा। बिना बीमा कराए आज का लेन देन होता ही नहीं है, इसमें दोनों का ही नुकसान होता है। अगर बीमा नहीं कराया और कोई माल को बेच दिया, वो खरीद के ले गया उधर से, और तो दुर्घटना बीच में हो गया, एक्सीडेंट कुछ हो गया, तब उसमें कौन भरपाई करेगा उसके पैसे का? अगर मान लो, मैं उदाहरण देता हूं, अगर मान लो 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का एक मशीन मैं किसी को बेच रहा हूं, और वो अगले वाला मेरे से 20 लाख का मशीन खरीद के लेके जा रहा है। अब वो 20 लाख में से पहले मेरे को डाउन पेमेंट कितना दिया है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मेरे को क्या दिया? डाउन पेमेंट किया है। बचा कितना? 15 लाख। 15 लाख रुपए उसका बच गया है। 20 लाख रुपए का मशीन मैं उसको बेच रहा हूं, लेकिन डील फाइनल होने के बाद 5 लाख रुपए मेरे को थमाया है, और मेरे को 5 लाख रुपए दे के लेके गया मशीन, लेकिन उधार कितना अभी तक? 15 लाख। फंस गया नहीं मेरा 15 लाख? रोड से जा रहा है, अगर एक्सीडेंट हो गया, पूरा आग लग गया, जल गया, तो कौन देगा मेरा 15 लाख? वो तो रोते रोते मर जाएगा उसका पूरा। ये देखो दोनों का हानि कैसा हो रहा है। मैं विक्रेता हूं, अगले वाला क्रेता है जो मेरे से खरीद के लेके गया, वो मेरे को 5 लाख दिया और पूरा 20 लाख का माल लेके जा रहा है। रोड में अगर एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों में से कोई भी बीमा नहीं कराए उसका,
ठीक है, माल का बीमा नहीं कराए हैं यहाँ पे, दोनों ही मूर्ख हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अपने आप को मूर्ख बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं विक्रेता हूँ, बेच दिया, वो क्रेता है खरीद के लेके गया, सिर्फ 5 लाख दिया मुझे 20 लाख में से, 15 लाख का उधारी बच रह गया मेरा, ठीक है, उधार 15 लाख रह गया मेरा। अब रोड में जा रहा है माल लेके, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मान लो पूरा जल के राख हो गया, वहीं पे कोई काम का नहीं है वो सामान अभी, तो वो तो माथा पीट के मर जाएगा, उसका सारा माल नष्ट हो गया। और वो क्यों रोएगा? 15 लाख रुपए अभी भी मेरे को देने वाला है, मेरे को देना पड़ेगा उसको, ये सोच के और मरेगा वो। एक तो गाड़ी से ले जा रहा था माल, वहीं पे जल गया, राख हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया, इस दुख में रोएगा। और क्या करेगा? 15 लाख मुझे अभी तक देना पड़ेगा उसको, वो सोच के और रोएगा उधर पे। भरपाई कौन करेगा? उसको देना ही पड़ेगा, बीमा तो करा ही नहीं जो बीमा कंपनी दे देगा उसको। और मैं क्या लॉस होऊंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मुझे किस तरीके से लॉस होगा? मैं विक्रेता हूँ यहाँ पे, मैं 5 लाख तो मुझे मिल गया, लेकिन 15 लाख तो डूब गया ना। अब वो तो दिवाली घोषित हो जाएगा, वो तो मेरे को दे ही नहीं पाएगा, वो गया मेरा 15 लाख डूब गया, पूरा डूबतरीन यहाँ पे। तो बिना बीमा कराए ऐसा अगर लेन देन करेंगे तो दोनों का हानि है यहाँ पे। तो उस चीज से बचने के लिए अभी हम क्या करते हैं, बीमा कर देते हैं। अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, तो बीमा कंपनी को क्लेम करने से 50 to 80% अपने को मिलने का चांस रहता है। कितना भी मिले, कुछ तो मिलेगा उसमें से, तो कुछ तो बच जाएंगे उसमें से, इसलिए बीमा जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बीमा प्रीमियम दिया है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है डॉलर में और उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके लिख देना है। अगर नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफओबी कितना आया? 6,39,600, इसी का 1.125% काट के लिखना पड़ेगा, पर लिखना जरूर है यहाँ पे बीमा प्रीमियम। बिना बीमा कराए आज का कोई भी व्यापारी ना कोई माल बेचता है ना कोई माल क्रय करता है, इसलिए बीमा करना जरूरी है, बीमा लिखना जरूरी है यहाँ पे। बीमा सब कराते, बीमा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बीमा दिया ही नहीं तो भी आप लिखो, जबरदस्ती का कहे काम है यहाँ पे। 1.125% काटो एफओबी का, ये जो एफओबी आया इसी का 1.125% काटो और उसको लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, बीमा हो गया। अब हम बीमा लिखेंगे। बीमा प्रीमियम कितना दिया अपने क्वेश्चन में? बीमा प्रीमियम $150 क्वेश्चन में दिया, हम डायरेक्ट लिख देंगे। अगर नहीं दिया रहता तो एफओबी का 1.125% काट के लिखते, पर जरूर लिखते उस चीज को। तो बीमा प्रीमियम दिया था $150, $150 को इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 78 से गुना कर दो सीधा, 11,700 रुपए, 11,700 रुपए आ गया हमारा बीमा प्रीमियम। अब हम इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को हम यहां से जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा यहां पे वही होगा, कर निर्धारण मूल्य। जोड़ लेते हैं, 6,39,600, 6,39,600 प्लस 27,300, 11,700, तो 6,78,600, 6,78,600। और डॉलर को देख लेते हैं, 8,200, 350, 150, $8,700, $8,700। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। इसको बोला जाएगा कर निर्धारण मूल्य, कर निर्धारण मूल्य, या इसको करोगे राशि भी बोल सकते हैं। इसी राशि पर बॉर्डर में सीमा शुल्क पटाना पड़ेगा और उसको गणना हम जब बोलेंगे तब करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोले थे, हो गया कर निर्धारण मूल्य की गणना। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। वीडियो इतना लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पूरा बारीकी से बारीकी चीज को समझाने के लिए आपको समझा दिया गया। यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए चीज कैसे हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा था, 2 मिनट 5 मिनट का काम था, लेकिन 10-15 मिनट इस कारण से हो गया, आपको बारीकी से समझाना था इस कारण से, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो पूछो कहाँ समझ नहीं आया, आया तो भी बताओ सर समझ आ गया, लेकिन बताओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रिपल पी का, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे और ये हो जाएगा अपना फॉर्मेट कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट। इसमें से कहाँ से समझ नहीं आया, कौन सा चीज है जो दिक्कत जा रहा है, पूछो, जल्दी पूछना मेरे से, ठीक है। तुरंत कमेंट करूंगा, आपको वहीं पे रिप्लाई आपका सब मिल जाएगा। और इसके अलावा इनकम टैक्स का सेकेंड यूनिट, सैलरी चैप्टर का
पेंडिंग में बचा तो वो भी वीडियो आपको भी मिलेगा, और उसके बाद मकान संपत्ति बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यू देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल कर लो, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। 12th का भी स्टार्ट हो गया है, अभी फर्स्ट ईयर और 11th का भी स्टार्ट होगा, सारा कोर्स लॉन्च होगा अभी। ठीक है, और रोज चलेगा। तो जो न्यू है ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। और अगर कोई है जो बहुत दूर से जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, रात्रि 9 बजे लगेगा, अगर 10 लोग से ज़्यादा लोग तैयार होते हैं तो, आप जो भी देख रहे हो 10 से ज़्यादा लोग अगर सहमति होते हैं तो उनका लाइव क्लास लिया जाएगा, चाहे वो इंडिया का कहीं से भी हो। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। अगर किसी को लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो कमेंट में बताना ज्वाइन करना है करके, जैसे 10 लोग का कमेंट आएगा लाइव क्लास स्टार्ट किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही तक। अगला क्वेश्चन है PPP सेकंड, जिसमें एक मशीन का लागत भाड़ा मूल्य 5,290 रुपए दिया, उसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ही तक। किसी को कुछ भी दिक्कत डाउट है सीधा पूछो, सीधा पूछो कि सर यहाँ पे दिक्कत है। मेरे होते हुए आपका इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यही है। ठीक है, पूछो, जो भी पूछने पूछो, जिसको जितना पूछने पूछो, सब पूछो। सेकंड नंबर क्वेश्चन PPP 2। ठीक है, इसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही तक। जय हिंद।